अक्टूबर का महीना आते ही भारत में दो नाम बहुत याद किए जाते हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है और दोनों ही अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं। बिल्कुल। एक धोती में दुनिया हिलाने वाले बापू और दूसरे वो प्रधानमंत्री जिनका फटा कुर्ता भी चर्चा का विषय बन जाता था। सही बात है। तो आज हम इन्हीं दो महान शख्सियतों पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी का कर्मयोगी होना मतलब सिर्फ एक किताबी बात थी या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। और साथ ही ये भी कि शास्त्री जी जो बाहर से इतने विनम्र और सरल दिखते थे, हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कितने बड़े और कह सकते हैं कड़े फैसले लिए। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम देखेंगे कि कैसे शास्त्री जी के दौर में भारत की विदेश और सुरक्षा नीति ने एक ऐसी करवट ली जो नेहरू युग से बिल्कुल अलग थी। अच्छा, तो ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक देश मुश्किल हालात में अपनी सोच और अपनी जगह दुनिया में तय करता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी का एक लेख है जो गांधी जी के जीवन पर रोशनी डालता है। इसमें एक हिस्सा है कर्मयोगी गांधी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, इसमें बताया गया है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में एक कामयाब वकील थे तब भी उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। हाँ, वो अपने मुवक्किलों से कहते थे कि अदालत के चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद मत करो, मतलब आपस में सुलझा लो। बिल्कुल, आपस में मामला सुलझा लो। उनका मानना था कि वकील का असली काम लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और ये सोच आई कहाँ से? खाली समय में वो हर धर्म की किताबें पढ़ते थे, गीता, कुरान, बाइबल। और इन्हीं किताबों को पढ़कर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दिमागी काम करने वाले को भी शरीर से मेहनत करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मतलब एक वकील और एक किसान दोनों की मेहनत बराबर है। बिल्कुल। और इससे भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो, वकील हो, नाई हो या सफाई कर्मचारी, सबके काम का मूल्य बराबर होना चाहिए और इसलिए सबको तनख्वाह भी बराबर मिलनी चाहिए। आप सोचिए, आज के समय में भी ये कितना क्रांतिकारी विचार लगता है ना? उन्होंने ये बात 100 साल से भी पहले कही थी। ये सोचना ही कमाल है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा भी। हाँ, वो जो आश्रम उन्होंने बनाया, वहाँ कोई नौकर नहीं था, सब मिल के काम करते थे। हाँ, वो एक पूरा समुदाय था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ब्राह्मण, शूद्र, गोरे, काले, कोई भेद नहीं। किसी में कोई भेद नहीं। सब एक बड़े परिवार की तरह रहते, मिलकर खेती करते और एक ही रसोई में बना सादा खाना खाते थे। एक तरह से उन्होंने एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई जो वो पूरी दुनिया में देखना चाहते थे। सही कहा। लेख में कुछ किस्से हैं जो वाकई हैरान कर देते हैं। जैसे एक बार आश्रम में टिन की छत वाली एक झोपड़ी बन रही थी, तो गांधी जी खुद छत पर चढ़ गए काम करने। अच्छा। बताया गया है कि उन्होंने एक ओवरऑल यानी मजदूरों वाले कपड़े पहने थे और उनकी जेबों में पेंचकस, कीलें और हथौड़ी रखी थी। मतलब एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर ये सब कर रहा है। हाँ, यही तो उनका कर्मयोग था, वो करके सिखाते थे। सही। एक और उदाहरण है, जब उन्हें किताबों के लिए एक रैक बनानी थी, उन्होंने लगातार 7 घंटे काम किया और अकेले ही छत तक ऊंची एक रैक बना डाली। वो काम से थकते नहीं थे, बल्कि उन्हें काम में ही आराम मिलता था। और वो पत्थर वाला किस्सा भी तो है। आश्रम की सड़क पक्की करने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, तो गांधी जी ने क्या किया, जब भी वो सुबह टहलने जाते रास्ते से एक पत्थर उठाकर आश्रम ले आते। और नतीजा क्या हुआ? उन्हें देखकर बाकी सबने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ ही समय में सड़क बनाने के लिए काफी पत्थर जमा हो गए। ये दिखाता है कि एक छोटा सा काम अगर लगातार किया जाए तो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी लीडरशिप ऐसी ही थी, मिसाल बनकर, भाषण देकर नहीं। बिल्कुल सही मायनों में कर्मयोगी। अपने बाल खुद काटना, कपड़े धोना, चक्की पर गेहूं पीसना, यहाँ तक कि कोढ़ के मरीज के घाव धोना या पाखाना साफ करना। उन्हें किसी काम में शर्म नहीं थी। गांधी जी की आत्मनिर्भरता का ये दर्शन व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर था, लेकिन जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें इसी आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर खाद्य सुरक्षा के मामले में लागू करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। हाँ, ये तो एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनौती थी। बिल्कुल। गांधी जी का रास्ता आत्मशुद्धि का था, शास्त्री जी का रास्ता राष्ट्र निर्माण का था। सही। दोनों की बुनियाद ईमानदारी और सादगी थी, लेकिन मैदान बिल्कुल अलग था। और शास्त्री जी के जीवन से भी सादगी के ऐसे ही किस्से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे उनकी शादी का किस्सा। उस जमाने में दहेज का बहुत चलन था। उनके ससुर ने बहुत जोर दिया
लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 गज खादी का कपड़ा लिया और कुछ नहीं। और वो सरकारी गाड़ी वाली कहानी, वो तो आज के नेताओं को जरूर सुननी चाहिए। हाँ जरूर। जब उनके बेटे ने निजी काम के लिए उनकी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर ली, तो शास्त्री जी ने पूछा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली। फिर उन्होंने उस हिसाब से पैसे सरकारी खाते में जमा करवाए। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये दिखाती है कि वो सार्वजनिक और निजी जिंदगी में कितनी साफ लकीर खींचकर चलते थे। ये किस्सा तो आज के दौर में सोचना भी नामुमकिन लगता है, और सार्वजनिक जीवन में उनकी नैतिकता का सबसे बड़ा सबूत तो 1956 में मिला, जब वो रेल मंत्री थे। हाँ, तमिलनाडु के अरियालूर में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। शास्त्री जी संसद में जवाब देने खड़े हुए और उन्होंने कहा, शायद मेरे कद में छोटे होने और विनम्र होने के कारण लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मजबूत नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा। ये कहते हुए उन्होंने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। जबकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो इस्तीफा दें। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। इसने भारतीय राजनीति में एक मिसाल कायम कर दी जिसकी आज भी दुहाई दी जाती है। सही बात है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो बदले नहीं। कहते हैं उनके घर पर जब सरकारी कूलर लगा तो उन्होंने हटवा दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि इस देश में करोड़ों लोगों के पास कूलर नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। वो सच में एक आम भारतीय की तरह सोचते और जीते थे। बिल्कुल। अपने फटे कुर्ते को भी फेंकते नहीं थे, बल्कि उससे रुमाल बनवा लेते थे। एक तरफ ये सादगी और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां। 9 जून 1964 को जब नेहरू जी के निधन के बाद उन्होंने पद संभाला, हालात बहुत मुश्किल थे। बहुत ज्यादा। देश खाने के लिए तरस रहा था और सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। हाँ, 1965 में जब पाकिस्तान से जंग छिड़ी तो देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी। यूं पर निर्भर थे और अमेरिका युद्ध की वजह से हम पर दबाव बना रहा था। और ऐसे मुश्किल समय में शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से वो नारा दिया जो आज भी गूंजता है, जय जवान जय किसान। इस नारे में एक गहरा संदेश छिपा था, है ना? बिल्कुल। ये एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा था। जय जवान कहकर उन्होंने सीमा पर लड़ रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाया, और जय किसान कहकर उन्होंने देश के किसानों से अपील की कि वो ज्यादा अनाज उगाएं ताकि देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये देश के आत्मसम्मान का आह्वान था। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ लोगों से अपील नहीं की, बल्कि शुरुआत अपने घर से की। वो उपवास वाली बात? हाँ, उन्होंने देश से कहा कि हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ दे, और सबसे पहले उनके अपने घर के चूल्हे पर एक शाम खाना नहीं बना। यही उनकी खासियत थी। वो जो कहते थे पहले खुद करते थे। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जिस पर हमारे स्रोत काफी विस्तार से बताते हैं। अच्छा। शास्त्री जी की सादगी और गांधीवादी छवि को देखते हुए कोई भी सोचेगा कि वो परमाणु हथियारों के मामले में नेहरू की नीति को ही आगे बढ़ाते। मतलब वैश्विक निरस्त्रीकरण की नीति। हाँ, लेकिन असल में कुछ और ही हुआ। क्योंकि 1962 में चीन से मिली हार ने सब कुछ बदल के रख दिया था। बिल्कुल। देश का मनोबल टूटा हुआ था और सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता थी। और फिर अक्टूबर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब भारत के पड़ोस में एक परमाणु शक्ति से लैस देश था जो हमसे युद्ध भी कर चुका था। इसने भारत के सुरक्षा समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो शास्त्री जी को ये समझ आ गया था कि अब सिर्फ आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो क्या यहीं से भारत की परमाणु नीति में बदलाव की शुरुआत हुई? बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ही थी जिसने भारत को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने का विकल्प देने का फैसला किया। इसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। हाँ, न्यूक्लियर ऑप्शन या परमाणु विकल्प की नीति। इसका मतलब ये नहीं था कि हम तुरंत बम बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब था कि अगर जरूरत पड़े तो हम बना सकते हैं। एग्जैक्टली। ये बात तो सच में चौंकाने वाली है। एक व्यक्ति जो अपने फटे कुर्ते से रुमाल बनवा रहा है, वही देश को परमाणु शक्ति बनाने की नींव रख रहा है। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ कैसे देखा जाए? क्या ये एक विरोधाभास है या ये उस समय की मजबूरी थी? देखिए, ये एक बहुत ही यथार्थवादी, एक प्रैग्मेटिक फैसला था। शास्त्री जी ने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की सलाह मानी। बाबा ने उन्हें समझाया कि अगर भारत को अपनी संप्रभुता बचानी है तो उसे ये क्षमता हासिल करनी होगी। उस समय वो एनपीटी संधि की भी बात चल रही थी। सही पकड़ा। उस समय परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी जैसी व्यवस्थाएं आ रही थी जो भेदभावपूर्ण थी। मतलब कुछ देशों को इजाजत थी और बाकियों पर रोक। हाँ, वो सिर्फ 5 बड़ी ताकतों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती थी। शास्त्री जी ने इस दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं किया।
ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र थे, लेकिन देश की सुरक्षा के सवाल पर उतने ही दृढ़ और दूरदर्शी भी थे। बिल्कुल। तो 1965 का युद्ध हुआ, भारत ने मजबूती से जवाब दिया, फिर संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद युद्ध विराम हुआ और फिर शांति समझौते के लिए सब लोग ताशकंद में मिले। सोवियत संघ की मध्यस्थता में। हाँ, सोवियत संघ ने मध्यस्थता की और ताशकंद, जो तब सोवियत संघ का हिस्सा था, में एक शिखर सम्मेलन हुआ 10 जनवरी 1966 को। शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। इस समझौते की भारत में थोड़ी आलोचना भी हुई थी, है ना? हुई थी, क्योंकि हमने जीती हुई जमीन वापस कर दी थी, लेकिन शांति के लिए यह जरूरी माना गया। और फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हाँ। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद में ही शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। आधिकारिक वजह बताई गई हार्ट अटैक। हाँ, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी और दुखद मोड़ ले लेती है। उनके परिवार ने कभी इस बात को नहीं माना। बिल्कुल नहीं माना। उनके परिवार और उनके साथ गए कुछ लोगों ने कई सवाल उठाए। जैसे? पहली बात, जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनके परिवार ने दावा किया कि शरीर पर कुछ नीले और अजीब निशान थे, जैसे किसी जहर या जबरदस्ती का संकेत हो। कुछ वैसा ही। और दूसरी और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। ये तो बहुत अजीब बात है। बहुत अजीब। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के विदेश में अचानक मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम एक मानक प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? ये सवाल आज भी कायम है और समय के साथ कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई। हाँ, कि क्या उन्हें जहर दिया गया था, क्या किसी विदेशी एजेंसी का हाथ था जो भारत को परमाणु शक्ति बनते नहीं देखना चाहती थी। और इन सवालों को और हवा तब मिली जब आरटीआई के तहत उनकी मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई। और प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई बार इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने शक को और गहरा कर दिया। बिल्कुल, कि जरूर कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज भी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक मानी जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को देखें तो एक तरफ गांधी जी हैं जिन्होंने कर्म को पूजा बनाया और छोटे से छोटे काम को इज्जत दी, जिसे उन्होंने एक नैतिक शक्ति हासिल की। और दूसरी तरफ शास्त्री जी हैं जिन्होंने उसी सादगी और ईमानदारी को देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी जिया। और साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे एक विनम्र और शांत दिखने वाला नेता देश की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह मजबूत हो सकता है। 1965 के युद्ध में दृढ़ता से जवाब देना हो या फिर भारत की परमाणु नीति को एक नई यथार्थवादी दिशा देनी हो, उन्होंने साबित किया कि सादगी और दृढ़ता साथ साथ चल सकते हैं। ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? एक नेता के निजी नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी और सादगी और एक राष्ट्र के बड़े सामरिक हित जैसे सुरक्षा और ताकत, इनके बीच संतुलन कैसे बनता है? क्या कभी एक को दूसरे के लिए कुर्बान करना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।